भूमध्य सागर एक बार फिर से सुलग उठा है। जिस तुर्की ने भारत को चौतरफा घेर करके धमकी देने की कोशिश की थी, आखिरकार उस तुर्की की एक नई चाल फिर से पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। इस बार जो तुर्की ने भारत के खिलाफ चाल चली है वो न सिर्फ भारत को पस्त करने की है, बल्कि तुर्की के साथ नाटो की बहुत बड़ी साजिश भी सामने आ चुकी है। दरअसल भारत को भूमध्य सागर में चौतरफा घेरने की प्लानिंग अकेले तुर्की की नहीं थी, बल्कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा जो योगदान है वो कोई और नहीं बल्कि नाटो का निकल करके सामने आ चुका है। और इस वक्त जो खबर सामने रही है उससे एक बार फिर से पूरा भूमध्य सागर सुलग उठा है। जो भूमध्य सागर अब तक ठंड शीत लहरों से चल रहा था, उस भूमध्य सागर में अब तक भारत के युद्धपोत तैनात थे, लेकिन अब यह युद्धपोतों से ढक चुका है। हाल ये बन चुका है कि भूमध्य सागर में इस वक्त तनातनी की स्थिति बन चुकी है। ऐसा तनाव बढ़ चुका है जिसके चलते एक तरफ तो भारत है तो दूसरी तरफ नाटो और तुर्की अब एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटनाक्रम के बीच अब नाटो और तुर्की के 350 से ज्यादा युद्धपोत भारत के निशाने पर है। इतना ही नहीं, निशाने पर होने के साथ साथ भारत की मिसाइलों की जद में पहुंच चुके हैं, जिसके चलते अब भूमध्य सागर में जलजला आ चुका है। हाल ये बन चुका है कि नाटो अब अपने कदम को पीछे खींचने के लिए मजबूर हो उठा है। वो तुर्की जब तक नाटो के दम पर भारत के सामने सीना तान करके खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, उसे भारत ने ऐसा सबक सिखाया है कि एक तरफ तो नाटो खुद भी भाग रहा है तो दूसरी तरफ तुर्की अब उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत ने सिर्फ 24 घंटे का आखिरी अल्टीमेटम दिया है और यह अल्टीमेटम कितना ज्यादा परेशान करने वाला है नाटो के लिए और साथ साथ तुर्की के लिए, इस वीडियो में आप असल में समझ पाएंगे कि दरअसल माजरा क्या है। आखिरकार तुर्की और भारत को लेकर के जो चीज भूमध्य सागर में शुरू उठी थी वह एक बार शांत होने के बाद दोबारा से क्यों धधक उठी है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा क्योंकि इससे जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, भारत की इस उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर बनता है क्योंकि भारत ने न सिर्फ सामरिक मोर्चे पर बल्कि नाटो और तुर्की को उन्हीं की चाल में इस वक्त फंसाते हुए सिर्फ सामरिक के साथ साथ भारत ने इन्हें राजनीतिक और रणनीतिक रूप से भी दोनों स्थिति में पंगु कर दिया है। अब यह स्थिति बन चुकी है कि नाटो भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो उठा है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस भी कोने, जिस शहर, जिस जगह से बैठ करके हमारी वीडियो देख रहे हैं उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि इस जुड़ी खबर आप तक पहुंचे और साथ ही हमें यह भी पता चल सके कि आखिरकार हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स देश के किन किन कोने से हमारी वीडियो तक पहुंच बनाते हैं। दोस्तों, भूमध्य सागर में तुर्की की तरफ से छेड़ी गई भारत को लेकर के आग अब पूरे भूमध्य सागर में फैल चुकी है। हाल यह बन चुका है कि जो तुर्की अब तक भारत के सामने अकेला था उसने पूरे के पूरे नाटो को इकट्ठा कर लिया है। और अब जब यह पूरा का पूरा घटनाक्रम बन चुका है तो भूमध्य सागर रणनीतिक क्षेत्र बन चुका है। हाल यह बन चुका है कि भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि वह अब अकेला नहीं है। भूमध्य सागर में भारत के युद्धपोतों की ताकत ने पूरे भूमध्य सागर को दहला दिया है। अब तक भारत के सिर्फ 3 युद्धपोत मौजूद थे, लेकिन आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के अब इस वक्त मेडिटेरियन सी में पहुंचने से पूरा का पूरा खेल पलट चुका है। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत हैं, यानी यूं कह लीजिए कि दुनिया के सबसे घातक युद्धपोत हैं जो कि अपने साथ साथ फाइटर जेट वो भी 5th से 6th जनरेशन तक के ले जाने में कैपेबल हैं। और इस वक्त भारत का सबसे ताकतवर रफाल भी इन्हीं में तैनात है और इनकी एंट्री ने भूमध्य सागर का पूरा सिनेरियो बदल दिया है। हाल ये बन चुका है कि सिर्फ आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य ने ही पूरे के पूरे मेडिटेरियन सी को लॉक कर दिया है, वो भी दोनों तरफ से। अब एक तरफ तो नॉर्थ अटलांटिक सी का ओशियन का रास्ता और दूसरी तरफ रेड सी का रास्ता, दोनों पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं इनके लिए। ना तो कोई भी जहाज बाहर से निकल सकता है और ना ही कोई जहाज अंदर इंटर कर सकता है क्योंकि भारत ने इस पूरे के पूरे एरिया को ही अब लॉक कर दिया है। उधर तुर्की और नाटो की जो प्लानिंग थी आखिरकार उसमें भी भारत ने बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है।
नाटो और तुर्की को लगा था कि अपने युद्धपोतों को तैनात करेंगे, भारतीय युद्धपोतों के सामने जैसे ही आएंगे तो भारत उनके सामने घुटने टेक देगा। नाटो को लगा था कि वो अपने सभी देश मिलकर के भारत के सामने 300 से ज्यादा युद्धपोत उतारेंगे तो भारत उनके सामने सरेंडर कर देगा। लेकिन यहां पर भारत की क्षमता और भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक क्षमता ने अपना जो मनोबल दिखाया है, वास्तव में वो काबिले तारीफ था। भारत के सिर्फ 6 से 7 युद्धपोतों ने ही पूरे के पूरे तुर्की और नाटो के युद्धपोतों को चंद घंटों में ही धूल चटा दी है। भारत ने ना तो मिसाइल लॉन्च की, ना ही भारत ने कोई गोला बारूद छोड़ा, लेकिन इसके बावजूद तुर्की और नाटो के 350 युद्धपोत कबाड़ बन गए। वो भी उस स्थिति में जब भूमध्य सागर के सामने भारत के सामने खड़े होकर के भारत को धमकियां दे रहे थे। दरअसल पूरा का पूरा मामला तुर्की और नाटो के बीच इस वक्त भूमध्य सागर में बढ़ चुका है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच तुर्की और नाटो भूमध्य सागर पर अपना पूरा का पूरा कंट्रोल चाहते हैं। खैर, या तो सिर्फ नाटो एक चेहरे के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन असल चेहरा इसके पीछे कोई और है, जिसका नाम है ट्रंप। जी हां, ट्रंप की पूरी साजिश इस पूरे घटनाक्रम के बीच नजर आ चुकी है। जैसे ही अब इस मामले में नाटो का नाम आया है, तो असल में यहां पर नाटो के कई देश तो इसमें भाग ही नहीं ले रहे, लेकिन असल में जो देश भागो ले रहा है वो है ट्रंप। और इसकी वजह से अब पूरा का पूरा मामला साफ समझ में आ चुका है। भूमध्य सागर में एक तरफ तो भारत युद्धपोतों के जरिए एक के बाद एक जवाब दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की कूटनीतिक और सामरिक क्षमता ने पूरे के पूरे भूमध्य सागर को इस वक्त घेर रखा है। तुर्की को लगा था कि उसके ठिकाने बड़े सीक्रेट हैं, भारत क्या कोई विदेश उन्हें जान नहीं सकेगा, लेकिन भारत ने न सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर तुर्की के उन ठिकानों को ढूंढ निकाला, बल्कि भारत ने तुर्की के ठिकानों को ढूंढ निकालने के साथ ही वहां पर मौजूद तुर्की के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो सामरिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे ध्वस्त करने का काम किया है भारत ने। तुर्की को लगा था कि उसके सीक्रेट वेपन्स भारत के नजर से ओझल होकर के भारत तक पहुंच जाएंगे। तुर्की को लगा था कि उसके ड्रोन सिस्टम भारत की प्रणाली को ध्वस्त कर देंगे, लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया। तुर्की का पूरा ड्रोन सिस्टम खुद ही ध्वस्त हो गया। तुर्की को लगा कि यह सब कुछ अचानक से कैसे हुआ, क्योंकि भारत ने सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि मामला तुर्की के साथ ही शांत हो जाता, लेकिन उसके बावजूद चीजें यही नहीं थमी। इसमें हुई जैसे ही नाटो की एंट्री, पूरा का पूरा सिनेरियो बदल गया। पूरी दुनिया की नजरें उस तरफ झुक गई कि आखिरकार अब भारत इसमें क्या करेगा, क्योंकि नाटो में उसके सामने ट्रंप अकेले सीधा खड़े थे। और सीधी बात है कि जब अमेरिका जैसा देश इन सब पूरे घटनाक्रम के बीच में आ जाता है तो बात बदल जाती है और पूरी दुनिया की नजरें उन्हीं चीजों पर टिक जाती हैं। इस पूरे घटनाक्रम में भी ऐसा ही हुआ। पूरी दुनिया की नजरें नाटो की एंट्री ने चौंका दिया। दुनिया को लगा कि अब होने क्या वाला है, आखिर क्या भारत के ऊपर कोई बड़ी गाज गिरेगी। लगा भी ऐसा था, लेकिन जैसे ही स्थितियां बदली, भारत ने पूरा का पूरा माहौल चेंज कर दिया। भारत ने न सिर्फ अपने युद्धपोतों की तैनाती कर दी, बल्कि इस वक्त तुर्की और नाटो को भी घुटने पर ला दिया है। भारत ने एक तरफ तो सामरिक दृष्टिकोण से पूरे भूमध्य सागर में स्थिति मोर्चा संभालते हुए भारत के युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने अपने मिसाइल सिस्टम को तैनात किया, टारपीडो को एक्टिवेट किया। उसके साथ ही भारत ने दूसरी तरफ यूएन में अपना सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया, वो भी नाटो को सीधा लेकर के, जिसके चलते अब इस पूरे घटनाक्रम में नाटो को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। हाल ही बन चुका है कि यूएन में नाटो को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नाटो जैसी संस्था पूरी दुनिया को खतरे में डाल रही है। नाटो जैसी संस्था कुछ चुनिंदा देशों के इशारों पर चल रही है। खैर, वो देश कौन है सारी दुनिया जानती है, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच नाटो के देश में ही फूट पड़ चुकी है। हाल ही बन चुका है कि आधे से ज्यादा नाटो के देश खुद भारत के समर्थन में खड़े हो चुके हैं। नाटो देशों का यह कहना है कि भूमध्य सागर को लेकर के नाटो और तुर्की की तरफ के उठाए जा रहे कदम कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि भारत को सिर्फ नाटो के रास्ते से, सिर्फ भूमध्य सागर से अपने युद्धपोतों को गुजारना था। भारत सीधे साधे अपने एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बीच में जबरदस्ती भारत को घसीटा गया है और इसके चलते अब नाटो देशों ने इस पीछे पूरे मामले से हाथ खींचना सही समझा है। लगभग इसमें से 18 नाटो देशों ने साफ कह दिया है कि वो इस पूरे के पूरे संगठन में, इस पूरे घटनाक्रम के बीच साथ नहीं देने वाले हैं। और यहां तक कि जब बात ट्रीटी की आई तो कई देशों ने उस ट्रीटी से भी निकलने की ठान ली, क्योंकि दुनिया के कई देश ये समझ चुके हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत अकेला नहीं है। क्योंकि भारत के साथ जहां नाटो के साथ कई देश मिले हुए हैं, जहां तुर्की के साथ पूरा नाटो खड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ रूस और ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश पहले से खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल की एंट्री ने पूरा मामला पलट दिया है।
जैसे ही बात में इजराइल की एंट्री होती है तो मान लिया जाता है कि वास्तव में पूरा घटनाक्रम पलटने वाला है, क्योंकि इस वक्त इजराइल भारत के साथ खड़ा है। इजराइल का कहना है कि भारत ने जो भी किया वो भूमध्य सागर में बिल्कुल सही किया, क्योंकि तुर्की को सबक सिखाना बहुत जरूरी था और तुर्की जो गतिविधियां भूमध्य सागर में इलीगल कर रहा था उन्हें अगर भारत नहीं कंट्रोल करेगा तो शायद यह किसी बड़े देश की जरूरत थी, लेकिन अगर यह काम भारत खुद कर रहा है तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता है और इसलिए वह भारत के साथ इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। लेकिन उधर इसी पूरे घटनाक्रम को लेकर के अब नाटो उलझने की तैयारी में है। नाटो का यह कहना है कि भारत को इस मामले में नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि भूमध्य सागर में तुर्की का जो नेवल बेस कैंप तैयार किया जा रहा था उसमें नाटो का पूरा हाथ था। नाटो का यह मानना था कि भूमध्य सागर से गुजरने वाले हर एक शिप पर नजर रखना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से ही दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार होता है। मतलब सीधी बात है कि नाटो चाहता था कि भूमध्य सागर से होने वाले व्यापार को कंट्रोल किया जा सके, भारत की शिपों की आवागमन को बाधित किया जा सके, भारत के शिपों के आवागमन को कंट्रोल किया जा सके या भारत को झुकाने की इसी के जरिए कोशिश की जा सके। लेकिन भारत ने ना तो झुकने से इनकार कर दिया यहाँ पर और बल्कि भारत ने साफ कर दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत इस स्थिति तक पहुंच जाएगा कि वो अपने अरब सागर के दावों को और मजबूत करते हुए मेडिटेरेनियन सी में अपने दावों की स्थितियों को और भी स्पष्ट कर देगा। भारत ने साफ कर दिया कि भूमध्य सागर से गुजरने वाला कोई भी भारत का शिप किसी देश के लिए रुकावट नहीं बनेगा और ना ही कोई देश इसके लिए रुकावट बने, और अगर ऐसा होता है तो भारत इस पर कोई भी एक्शन लेने से नहीं चूकने वाला है। उधर दूसरी तरफ भारत ने जैसे इस पूरे घटनाक्रम को यूएन में रखा है तो अब तुर्की और नाटो दोनों की हालत खराब हो रही है। हाल ही बन चुका है कि आधे से ज्यादा देशों ने तुर्की और नाटो के खिलाफ अपना समर्थन दिया है। जैसे ही तुर्की और नाटो के खिलाफ समर्थन मिला है तो खुद नाटो देशों में ही बराबर फूट पड़ चुकी है। हाल ही बन चुका है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपने आप को इस पूरे घटनाक्रम से अलग करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका का कोई जिक्र ना हो, जबकि पूरा का पूरा प्लानिंग, पूरा का पूरा घटनाक्रम सब कुछ अमेरिका की तरफ से ही रचा गया था। तुर्की को सह देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका था। लेकिन अब जब वो भारत के निशाने पर आ चुका है, भारत के इरादों के सामने टकरा चुका है और भारत ने साफ कर दिया है कि ना तो अपने इरादों से वो पीछे हटने वाला है और ना ही भारत यह पुरानी सदी का भारत है जो किसी देश के साथ घुटने टेक देता। लेकिन अब भारत वो स्थिति में पहुंच चुका है कि वो सामने वाले को धूल चटा देगा और भारत ने साफ कर दिया है कि अब ना तो नाटो के युद्धपोतों से वो डरने वाला है और ना ही तुर्की के ड्रोन से, क्योंकि भारत के पास इस वक्त मौजूदा हालत में एक नहीं कई ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट हो चुकी हैं। हाल ही चुका है भारत के पास एक नहीं कई ब्रह्मास्त्र हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम खुद ब्रह्मोस का आता है और इसके बाद भारत के कई एयर डिफेंस सिस्टम और S-400 डिफेंस सिस्टम भी। जी हाँ, अब आपका सवाल ये होगा कि क्या भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम नेवल में भी काम करता है? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल। भारत के पास ऐसे सिस्टम, ऐसे युद्धपोत हैं जो S-400 को समुद्र के अंदर भी किसी भी एरिया में एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी कि समुद्र के अंदर भारत अगर इसे भूमध्य सागर में 2 जगह पर भी एक्टिवेट कर देता है तो पूरा का पूरा भूमध्य सागर भारत की जद में होगा। और हाल यह बन चुका होगा कि भारत को किसी भी तरीके से काउंटर करने के लिए S-400 को कहीं भी चूकना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही साथ भारत के खुद के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी और साथ ही साथ मिसाइल सिस्टम्स को एक्टिवेट किया गया है, जो कि सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं, जिसके चलते अब नाटो पीछे हटने को मजबूर हो उठा है। नाटो का यह मानना है कि भारत के साथ उसके संबंध बेहतर है और भविष्य में वह अपने संबंधों को बेहतर चाहता है और इसलिए इस पूरे के पूरे भूमध्य सागर की स्थिति को वो संभालने की कोशिश में है। खैर, एक तरफ तो नाटो भारत को लेकर के ऐसे बयान दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नाटो भारत के पीठ पीछे पूरी प्लानिंग फिर से भूमध्य सागर में शुरू कर चुका है, वो भी तुर्की के साथ मिलकर के। और इस मामले में सिर्फ भूमध्य सागर में तुर्की और नाटो नहीं बल्कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में सऊदी अरब की भी एंट्री हो चुकी है। और यह एंट्री सामने से नहीं, लेकिन सऊदी अरब ने पूरे के पूरे घटनाक्रम के पीछे से ही सहयोग देने की कोशिश जरूर की है। दरअसल आपको बता दें कि मेडिटेरेनियन सी के साथ थोड़ी सीमा जरूर साझा करता है सऊदी अरब, या बिल्कुल जरा सा होता है, लेकिन यहाँ से इसका पूरा का पूरा मार्ग और यहाँ से इसकी पूरे के पूरे कंट्रोल सऊदी अरब के हाथ में होते हैं। और इसलिए सऊदी अरब ये सोच रहा था कि रेड सी को कंट्रोल करके भारत के सऊदी अरब में एंट्री को बंद कर देगा, लेकिन सऊदी अरब को लेकर के जहां एक तरफ तुर्की का प्लान फ्लॉप हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम में अब सऊदी भी भारत के निशाने पर आ चुका है। इस वक्त भारत के एक्शन चौतरफा चल रहे हैं। भारत सीधे तौर पर ना तो सामरिक स्थिति में चूक रहा है, ना ही भारत यूनाइटेड नेशन में। दोनों जगह भारत अपनी सबसे मजबूततम स्थिति में पहुंच चुका है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब इस पर एक्शन जारी रखना चाहिए? क्या नाटो को भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर कर देना चाहिए?
आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ, जाने से पहले अपने शहर, अपनी जगह और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं यह कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हम ये समझ सकें कि हमारे व्यूअर्स किन किन जगहों से हमसे जुड़े होते हैं और उन तक हमारी कौन सी वीडियो अच्छे से पहुंच जाती है। जय हिंद दोस्तों।